आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने से रिलेटेड कुछ वर्क करना चाहता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम 18 सितंबर को संभावित है। दोस्तों आप इस बार कड़ी मेहनत करिए क्योंकि अच्छे परसेंटाइल आए, क्योंकि पिछली बार आपने देख लिया है कि सप्लाई इंस्पेक्टर और लेखपाल में कुछ लोग कट ऑफ पार ना होने की वजह से पेपर नहीं दे पाए। तो दोस्तों इस बार हमें कम से कम 99 परसेंटाइल या 95 परसेंटाइल एबव ही लाना है। तो दोस्तों पेट के सिलेबस के अनुसार इतिहास का पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता का विस्तार हुआ, पली बढ़ी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता। और चूंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी सबसे पहले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि सिंधु घाटी सभ्यता की डेट कितनी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कार्बन डेंटिंग आप जानते होंगे। कार्बन डेंटिंग किसी भी पुराने पुरातात्विक स्थल की आयु ज्ञात करने के लिए एक विधि है, उसको आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग विधि का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्वमान्य तिथि है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। दोस्तों आपको बता दें कि कार्बन डेंटिंग किसी भी पुरातात्विक स्थल, जैसे अगर पहले समय में वो प्राप्त किया गया है तो उसको उसकी आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेंटिंग C14 विधि का यूज किया जाता है। और इस प्रकार सर्वमान्य तिथि 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताई गई है। और ईसा पूर्व का मतलब दोस्तों ये है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले समय उल्टा चलता करता था। जैसे इस समय 1700 से 1722 या 1723 या 1784 आगे की ओर बढ़ेंगे, लेकिन ईसा पूर्व में आप ऐसे ही पीछे की ओर घटते जाते हैं जब समय बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, जैसा कि आप जान रहे हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी और इसका आकार कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी, अर्थात इस यहाँ के लोग तांबे और लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ के लोग कांसे से ज्यादा परिचित थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। दोस्तों आपको बता दें भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने करी थी। लॉर्ड कर्जन ये है। और उसके बाद में आपको बताते चलें कि हड़प्पा सभ्यता में पशुपत शिव की पूजा बहुत ज़्यादा होती थी और किसी देवता की अपेक्षा। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता और हड़प्पन लोग पशुपत शिव की पूजा में ज़्यादा ही श्रद्धा रखते थे। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में दो टीले थे। दोस्तों आपको बता दें कि दो टीले कौन कौन से थे। दो टीले ये थे कि पश्चिमी टीला था और एक पूर्वी टीला था। अर्थात तो सिंधु घाटी सभ्यता में जितने नगर मिले हैं, लगभग 7 नगर मिले हैं अभी तक। वैसे तो मिले बहुत हैं, लेकिन नामकरण 7 नगरों का किया गया है। उनमें से हर जगह हमने दो टीले देखे हैं, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला भी कहा जाता था। दोस्तों याद रखना है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले को क्या क्या और नाम है। तो पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता था, जबकि पूर्वी टीले को नगर टीला कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे दुर्ग टीला क्या होता है। दोस्तों आपको बता दें कि दुर्ग का मतलब होता है प्राचीर, अर्थात अपने राज्य की रक्षा करने के लिए, अपने नगर की रक्षा करने के लिए जो बाहर से चारों ओर दीवारें अर्थात प्राचीर बना दी जाती थी, उन्हें ही दुर्ग कहा जाता था। तो पश्चिमी टीले में दुर्ग देखने को मिलता है, जबकि पूर्वी टीले टीले में दुर्ग नहीं बल्कि नगर टीला देखने को मिलता है। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि R37 नामक कब्रिस्तान कहाँ पाया गया था। तो R37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा सभ्यता में पाया गया था, हड़प्पा पर पाया गया था। हड़प्पा के लोग ज़्यादा, उनका व्यवसाय कृषि था और हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, अर्थात सूती वस्त्रों का ज्ञान उन्हें था। बहुत बार पूछा गया है कि कपास सबसे पहले किसने जाना, तो कपास के बारे में हड़प्पन लोग अर्थात सिंधु घाटी के लोग जानते थे। और वहाँ जो माप होती थी वो 16 के अनुपात में होती थी, अर्थात 16, 32, 64 ऐसे माप चलती थी किसी भी चीज़ को मापने के लिए। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता ही रहता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता चारों ओर विस्तृत थी। पहली बात तो ये मैंने बता दिया है आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीय स्थल कौन सा है, तो मांडा है। मांडा चिनाब नदी पर है। और दोस्तों आपको बता दें कि मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये सबसे उत्तरीय स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता का। और सबसे दक्षिणी स्थल है दयमाबाद, महाराष्ट्र। ये गोदावरी नदी पर पड़ता है।
कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है परवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी है परवरा नदी, तो कहीं कहीं आपको ये भी दिख सकता है कि दैमाबाद किस नदी की तट पर स्थित है, तो प्रवरा अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो प्रवरा टिक करेंगे, नहीं तो गोदावरी टिक करेंगे। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पूर्वी बिंदु यूपी का ही है, आलमगीरपुर मेरठ, हिंडन नदी के तट पर बसा हुआ ये आलमगीरपुर मेरठ ये यूपी का है। दोस्तों आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को तो विशेष याद रखिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो हो सकता है पूछ ले। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पश्चिमी बिंदु ये भारत में नहीं पड़ता, ये है पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में है सुत कांगे डोर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। ये सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु होने की वजह से दोस्तों ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी के तट पर स्थित होने के साथ साथ 1921 अर्थात 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इस बात को नोटिस कर दिया है। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर विकसित हुई, दयाराम साहनी ने 1921 में खोज करी थी। पंजाब के मांटगोमरी जिले में पाकिस्तान में हड़प्पा नाम का स्थल है। और उसके बाद में हम मोहनजोदड़ो पर आते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदाड़ो यानी जिसे हम मोहनजोदारो कहते हैं सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसे माउंट ऑफ डेड, बहुत बार यूपी ट्रिपल एस सी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि माउंट ऑफ डेड किसे कहा जाता है, अर्थात मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला भी कई कई बार लिखा मिलता है। तो मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। राखल दास बनर्जी ने 1922 अर्थात 1922 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। ये लरकाना के सिंध प्रांत अर्थात पाकिस्तान, ये दोनों जिले हैं, तो लरकाना के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी पाकिस्तान में, याद रखिएगा। लोथल जो कि भोगवा नदी के तट पर है, एस.आर. राव ने खोज करी थी, अहमदाबाद गुजरात में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लोथल में समुद्री संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर पत्तन पाए गए हैं, यहाँ पर डाकयार्ड गोदीवाड़ा पाया गया। तो बहुत बार पूछा जाता है गोदीवाड़ा यानी डाकयार्ड कहाँ पाया गया, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे पर है, ये याद रखिएगा। एस.आर. राव ने इसकी खोज करी थी। उतना इस भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस पर नोटिस नहीं किया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है लोथल। लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद हम आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है और बीबी लाल और बी.के. थापर ने इसकी खोज करी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। बीबी लाल और बी.के. थापर ने इसकी खोज करी थी। उसके बाद चन्हू दड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चन्हू दड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, एन.जी. मजूमदार ने इसकी खोज करी थी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, ये है। बनावली ये हरियाणा में है दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करी थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने बनावली की खोज करी थी, हरियाणा के हिसार में है ये। रोपड़ ये दोस्तों पंजाब में है, रोपड़ ये पंजाब में है। पंजाब में यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज करी थी, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि धौलावीरा जो कि गुजरात में है, ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। आपको बता दें कि धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर 2 ही भागों में बटे थे, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी क्वेश्चन पूछ चुका है कि धौलावीरा कितने भागों में बटा हुआ था, तो धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। ये बात याद रखना है कि धौलावीरा कितने भागों में बटा था, 3 भागों में। जेपी जोशी ने इसकी खोज करी थी, लूनी नदी के किनारे पर है धौलावीरा, कच्छ केरन गुजरात में ये पाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सुरकोटदा जहां पर घोड़े की अस्थियों के चिन्ह मिले हैं, तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कच्छ गुजरात में है। जगपत जोशी ने इसकी खोज करी थी। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है कि स्वतंत्रता पश्चात जब 1947 के पश्चात अपना इंडिया आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से मुक्त हुआ, तो उस समय के पश्चात स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक पुरा स्थलों का उत्खनन कहाँ पर कराया गया, तो गुजरात में कराया गया। इंपॉर्टेंट है, नोटिस रखिएगा। तो स्वतंत्रता पश्चात सर्वाधिक पुरा स्थलों का उत्खनन गुजरात में कराया गया। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर गाय का चित्रण नहीं मिलता। वैसे दोस्तों वैदिक संस्कृत में हम गाय को अघन्या नाम से जानते थे, गायों का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था, लोग गाय को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। लेकिन हड़प्पन लोगों में गाय के बारे में कुछ विशेष नहीं देखने को मिला। उनकी मोहरों पर बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, पशुओं के अंकन मिलते थे, लेकिन कहीं पर गाय का अंकन नहीं मिला है दोस्तों। तो आपको बता दें कि आपको ये याद रखना है कि गाय का चित्रण हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हड़प्पा लिपि भाव चित्रात्मक थी, और हड़प्पा लिपि जो थी सिंधु घाटी लिपि, वहां पर जो पढ़ी जाती थी वो दाएं से बाएं होती थी।
ये बाएं से दाएं ना होकर के दाएं से बाएं, ये बहुत बार ध्यान कि सिंधु लिपि या हड़प्पन लिपि कैसी थी, तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। और हड़प्पा की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। और शवों को यहाँ पर दफनाने की प्रथा प्रचलित थी हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा से क्या क्या मिली, हड़प्पा से नटराज की मूर्ति मिली है, और स्त्री के गर्भ से पौधा निकला दिखाई देता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ पर प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। नटराज की मूर्ति भी वहीं प्राप्त हुई है। शवों को दफनाने की परंपरा जो है हड़प्पा में प्रचलित थी। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड मैंने देखो ये नोटिस किया भी है कि माउंट ऑफ डेड चूंकि परीक्षा में पूछा जा चुका है। और यहाँ से कांस्य नर्तकी मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांस्य नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में स्नानागार भी मिला है, बहुत बड़ा था। अन्नागार भी मिला है। अन्नागार दोस्तों वैसे इसकी लंबाई चौड़ाई भी कहीं कहीं एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो PSSC PT, वो प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसलिए इसमें उतना हार्ड नहीं पूछेगा, तो इसलिए मैंने वहां पर उतना नोटिस नहीं किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है। अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो अन्नागार। इस बात को नोटिस रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अन्नागार की कहाँ पर मिला था, तो अन्नागार और स्नानागार दोनों मोहनजोदड़ो में मिले थे, लेकिन अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु सभ्यता की। और कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें भी मोहनजोदड़ो से मिली। और शवों को जलाने की यहाँ प्रथा थी। याद रखिएगा मैंने बताया हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लोथल, लोथल में गोदीवाड़ा मिला था, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। मनके बनाने के कारखाने भी वहाँ दिखाई दिए थे। मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो में भी है। धान की खेती के साक्ष्य पहले यहाँ मिले थे, चूंकि चावल के यहाँ पर साक्ष्य मिले, तो चावल बिना धान के तो हो नहीं सकता, तो इसलिए यहाँ पर धान की खेती के साक्ष्य भी दिखाई दिए हैं। बाजरा की खेती भी यहाँ पर दिखाई दिया, और 3 युगल समाधि भी यहाँ दिखाई दी है। तो बनावली से और आगे चलते हैं। बनावली, बनावली जो कि हरियाणा में है, पक्की मिट्टी से बना हल यहाँ मिला है, जो कि प्राप्ति यहाँ से हुई है। और रंगपुर गुजरात से धान की भूसी मिली है। तो बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया कि धान की भूसी कहाँ से मिली, रंगपुर गुजरात से। कालीबंगा, कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग वहां पर देखने को मिला है। एकमात्र स्थल जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे थे। मैंने तुम्हें तभी पहले बार बताया था कि पश्चिमी टीला जो था वही दुर्गों से घिरा होता था, लेकिन यहाँ पर कालीबंगा में ऐसा देखने को मिला कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला था, दोनों टीले रक्षा प्राचीरों अर्थात दुर्ग से घिरे हुए थे। और यहाँ पर एक युगल समाधि मिली है, वहां पर 2 या 3 युगल समाधि मिली है। और यहाँ कालीबंगा का अर्थ है कौली मतलब ब्लैक, और बंगा मतलब बेंगल्स, यानी ब्लैक बेंगल्स यानी काली चूड़ियाँ। तो कालीबंगा में काली चूड़ियाँ मिली थी, सरसों के साक्ष्य पहले मिले थे, और शल्य क्रिया का उदाहरण भी यहाँ पर मिला है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि वक्राकार ईंटें बहुत बार पूछी गई परीक्षा में कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली, तो वक्राकार ईंटें चनहुदड़ो से मिली हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और चनहुदड़ो से मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, और मनका बनाने के कारखाने लोथल में भी पाए गए थे। और ये बहुत बार पूछा गया है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह ये कहाँ पर मिले हुए हैं, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, जैसे दोस्तों आपको बता दें कि गाँव आपने देखा होगा कि कभी जब बिल्ली का पीछा करता है कुत्ता, तो यदि धूल में जल रहा होता है तो उसके पैरों के निशान बनते जाते, तो वही वहां पर पैरों के निशान दिखाई दिए थे चनहुदड़ो में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ दिखाई दिए थे, चनहुदड़ो में। उसके बाद में धौलावीरा, धौलावीरा जल प्रबंधन के लिए वहाँ 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई थी धौलावीरा में। उसके बाद में है सुरकोटदा, सुरकोटदा, सुरकोटदा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले थे, और घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई थी, सुरकोटदा। और भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रखना, हरियाणा, और राखीगढ़ी हरियाणा में है। दोस्तों आपको अगर यदि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, जबकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाता है तो राखीगढ़ी। दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और आगे दोस्तों चलते हैं। सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। उसके बाद में घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर
मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। यहाँ पर क्या लिखा है, घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे। अर्थात जैसा कि आजकल देखने को मिलता है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गली की ओर खुलते थे, इसका मतलब भाई जैसे घरों के दरवाजे डायरेक्ट सड़क की ओर ना खुल करके सड़क के पीछे, अर्थात जब गली होती थी गाँव में, जैसे गली होती तो गली की ओर खुलते थे, सड़कों की ओर नहीं खुलते थे। लेकिन एक अपवाद है लोथल, तो लोथल में दोस्तों इसके विपरीत देखने को मिला है। लोथल में दरवाजे और खिड़कियों की खिड़कियां जो थी उसके दरवाजे में सड़क की ओर ही खुलते थे, गली की ओर नहीं खुलते थे। और बहुत बार पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की फसलें कौन कौन सी थी, तो गेहूं और जौ के साथ सबसे पहले मिले हैं। अगर गेहूं जौ दोनों आता है तो आप पहले ऑप्शन में जौ लगा दीजिएगा। हड़प्पा संस्कृत का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था। तो बहुत बार पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृत का शासन किस वर्ग के हाथ में था, व्यापारी वर्ग अर्थात वणिक वर्ग जो व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है, इससे सूर्य की उपासना का भी संकेत मिलता है। वृक्ष पूजा भी यहाँ होती थी, पीपल और बबूल के पेड़ की लोग पूजा भी करते थे। दोस्तों पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की राजधानी कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है या राजधानी कहा है, आप याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की बहुत ज्यादा उपासना होती थी, अर्थात लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। मातृ देवी को उर्वरता की देवी के नाम से भी संबोधित करते थे। मातृ देवी उर्वरता की देवी में ज्यादा लोग विश्वास रखते थे सिंधु सभ्यता के लोग। कुबड़ वाला सांड यहाँ पर पूजनीय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृ सत्तात्मक समाज था, अर्थात यहाँ पर पितृ सत्ता नहीं थी। सबसे ज्यादा प्रधानता सिंधु सभ्यता में मातृ सत्ता को देखने को मिली है। ऐसा इसलिए बात अनुमान लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मृण मूर्तियां, मिट्टी की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जिनमें स्त्रियों की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं, तो इसलिए संभवतः अनुमान लगाया गया होगा कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो सड़कें और नालियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, अर्थात कोई एक दो सड़क होती थी, इधर से एक सड़क जाती थी, इधर से एक सड़क, तो वो एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती थी, अर्थात एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। अब बहुत बार पूछा गया कि सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुई, सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो इसके बहुत सारे कारण बताए गए, लेकिन उनमें सर्वमान्य कारण है जलवायु परिवर्तन, अर्थात बाढ़ और सूखा की वजह से सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे विनाश हुआ। और यहाँ पर मंदिर के अवशेष कहीं देखने को नहीं मिले हैं दोस्तों, ये बात यह नोटिस रखनी है अपने आप को कि मंदिर के अवशेष सिंधु सभ्यता में कहीं नहीं मिले। आलमगीरपुर, जैसा कि मैं वहाँ थोड़ा भूल गया था तो मैंने वहाँ आलमगीरपुर लिखा नहीं था, तो मैंने आगे लिख दिया है कि आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी मेरठ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। और आप यूपी SSC पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, आगे लेखपाल आएगा, राजस्व लेखपाल आएंगे, अभी कुछ पद उसके निकलेंगे, सप्लाई इंस्पेक्टर का तो हो चुका है, वैसे BDO के आएंगे और बहुत सारे लिपिक कलर के पद आने हैं। तो उन सब परीक्षाओं में आप यूपी स्पेशल भी पूछता है ना, तो यूपी स्पेशल में आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा मेरठ, ये उत्तर प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्थल वैसे भी यूपी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कुछ हो जाते हैं। और कोट दीजिए, ये एक थोड़ा नया स्थल देखने को मिला, परीक्षा में उतना तो नहीं पूछा जाता कि, लेकिन हो सकता है कि हर बार कुछ पुराना ना पूछ करके नया पूछ ले, तो मैंने इसको भी रख दिया है कि कोट दीजिए। इसकी खोज जो इसके बारे में पता लगाया था फजल अहमद ने लगाया था। ये सिद्ध प्रांत पाकिस्तान में है। और सिंधु सभ्यता की नगर विन्यास पद्धति की थी, जाल पद्धति या ग्रिड पद्धति। आज दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार पूछा गया कि सिंधु सभ्यता का नगर विन्यास कैसे था, तो ग्रिड पद्धति बनाई जाती थी, ये बात याद रखना आप लोग। और ईंटों की चिनाई जो थी उसमें इंग्लिश बांड ज़्यादा प्रचलित थी, तो ईंटों की चिनाई में इंग्लिश बांड ज़्यादा देखने को मिली है। आपको ये याद रखना है कि इंग्लिश बांड पद्धति से ईंटों की चिनाई होती थी, अर्थात दीवारों का निर्माण होता था। और यहाँ पर मुद्रा का प्रचलन नहीं देखने को मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग विनिमय कर लेते थे, विनिमय का मतलब एक्सचेंज, अर्थात कोई उनसे गेहूं लेता था तो उसके बदले में वो चावल ले लेते थे, नहीं मुद्राएं नहीं चलती थी, उसके बदले में वो लोग आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करके विनिमय कर लेते थे, अर्थात एक्सचेंज कर लेते थे एक दूसरे से। इस बात पर वहाँ पर क्रय विक्रय, खरीदारी और कोई भी चीज़ बेचा जाता था। और सिंधु सभ्यता के लोग दरबीण और भूमध्य सागरीय थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इतने ही टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई थे जो कि पेट एग्जाम से रिलेटेड है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको कंटिन्यू एक वीडियो एक टॉपिक की पर डे मिलेगी, आपको जितने टॉपिक रहेंगे एक वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और आप अच्छे से तैयार रखिएगा इसे। नोट्स पाने के लिए आपको आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि आपको नोट्स कैसे ही इकट्ठा सारे PDF के दे दिए जाएंगे, सारे वीडियो के नोट्स आपको इकट्ठा मिल जाएंगे। आप बस चैनल पर बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको पसंद आए तब।